नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और हर बार की तरह इस बार भी मैं देश से जुड़े कुछ मुद्दे आपके सामने लेकर आया हूँ। चर्चा की जाएगी, सवाल किए जाएंगे, जवाब लेने की कोशिश की जाएगी, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो ब्लू पैंथर संस्था के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, समाज सेवी भी हैं और देश के लिए काम करने के लिए सबसे आगे आने वाले इंसान भी हैं। उनका नाम है उमेश शंकर सारंगी। अफीक कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, आपने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और आपके दिल में जो दर्द है इंसानियत को लेकर, जो इस देश की आवाम को लेकर और शोषित पीड़ितों को, मजलूम लोगों को लेकर और माँ बहन बेटियों को लेकर जो आपके दिल में दर्द है, और क्योंकि उस दर्द को कोई समझता है और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, बेबाकी से लोगों से सवाल करते हैं और बेबाकी लोगों को आप आमंत्रित करते हैं, जिन्हें सच बोलने की हिम्मत हो, जिनके अंदर जुनून हो, एक दर्द हो, वैसे लोगों को आप अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। अब तक मैं ये देखता रहा। चलिए, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस वक्त देश के अंदर उमेश जी जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से अपराधियों के हौसले वो बुलंद चल रहे हैं, आप दिल्ली में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, जिस तरह से अपराधी अपराध कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं और बेखौफ जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, भाग जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली से कुछ दूर जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में एक बच्ची का, कॉलेज छात्रा का दिन दहाड़े जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आखिर चूक कहाँ हो रही है? किस तरह इन अपराधियों की जो हौसले हैं वो इतने बुलंद आखिर क्यों हो रहे हैं? जो आपने सवाल किया है, जो मौजूदा हालात देश में चल रहे हैं, दिल्ली में जो घटना घटी, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, कि पूरा देश जल रहा है, ये एक बहुत गंभीर मसला है और इसमें दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हमें जिस तरह से एक्शन करना चाहिए, जिस तरह हमें रिएक्शन करना चाहिए, या जिस तरह हम जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं और ख़ास तौर से हमारी मीडिया भी नहीं बोल रही है। आप जैसे लोग हैं जो बेबाकी से बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, और लेकिन उनको इतनी तरजीहत नहीं दी जा रही है, या उनके पास बहुत संसाधन नहीं है जो लोगों तक बड़ी बात पहुंचा सकें। फिर भी तकलीफ में आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो मैं जिम्मेदार मानता हूँ, मौजूदा जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, और इसके जो कंट्रोल आरएसएस के जो हाथ में है, वो कहीं ना कहीं एक इंसान को बांट रहे हैं इंसान से, और उनका कंट्रोल जो है बीजेपी का, वो आरएसएस के हाथ में है। और ये डिपेंड करता है किसी भी संगठन या किसी भी देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का, कि उनकी कैसी मानसिकता है। आप देखेंगे जब जब ये बीजेपी सरकार आती है, तब तक देश में दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं इंसान से में गैप हो जाता है, एक फ़र्क हो जाता है। उस फ़र्क को इन्होंने पैदा किया है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज अगर हमारे बच्चे जानते हैं हिंदू कौन, मुसलमान कौन, तो इसमें सबसे बड़े गुनहगार आरएसएस और बीजेपी के लोग। मैं कभी नहीं डरता बेबाकी से बात करने से, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ की हैं इंसान के लिए, मोहब्बत के लिए, और उन्हीं की आखिर खून तो उनका ही हमारे रगों में दौड़ता है। तो इसमें सरकार का फेलियर है और सत्ता में बैठे वो लोग जिन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए मजलूम लोगों का, जो उन्हीं की वोट से वो चुनकर गए हैं और जो आरक्षण के बल पे चुन के गए हैं, रिजर्व कोटे से चुन के गए हैं, ये उनका फेलियर है। उमेश जी देखिए, मेरी एक बात सुनिए। आपने जिस तरीके से अभी बात की, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ,
आपने पूरा का पूरा जो निशाना बनाया है वो मौजूदा सरकार को बनाया है और आप मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना बोलिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो बाकी विपक्षी पार्टियाँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो ऐसे मामलों पर, ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रही? क्या अपना सियासी जो फ़ायदा है वो नहीं टटोल रही यहाँ पर? क्योंकि जिसको देखो वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ऐसे मुद्दों को जो है बड़ी ज़ोर शोर से उठाता है, बल्कि दूसरे जो अपराध होते हैं, जो दूसरी जगह पर अगर ऐसे मामले होते तो वहाँ पर नज़र भी नहीं आते। तो आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियाँ जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए ही ऐसे मुद्दों को पिकअप करती हैं और सरकार पर निशाना साधती है, जैसे कि आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। इसमें सिर्फ सत्ता में बैठे लोग ही जिम्मेदार नहीं है, जो सत्ता में नहीं बैठे हैं वो भी जिम्मेदार है। जितना पक्ष जिम्मेदार है उतना विपक्ष जिम्मेदार है। अगर विपक्ष एक्टिव होता है, अगर एक्शन में रहता है, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं पक्ष को सीधे चलना पड़ता है। अगर हाँकने वाले लोग तो वही हैं जो पीछे खड़े हैं, और हाँकने वाला सही हाँकना ही नहीं चाहता और सब एक राय नहीं है। तो इसमें जिम्मेदार विपक्षी लोग भी हैं, वो पार्टियां भी हैं जो पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई मर गया या किसी की हत्या हो गई या हत्या कर दी गई या कोई भी ऐसी घटना देश में घट गई। उन्हें मतलब है कि वो सत्ता में कैसा है। जब तक व्यक्ति के पास सत्ता का लालच रहेगा, यानी कि कुछ भी पाने का लालच रहेगा, तब तक वो सही दिशा में कोई कोशिश नहीं कर सकते। और सही दिशा में कोशिश जब लोग करते हैं, जब वो यहाँ आने का मतलब समझते हैं। हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में, और हम इंसान ही क्यों पैदा हुए, आखिर हमारे अंदर दिमाग है तो क्यों है। जब तक आदमी जीवन का मोल नहीं समझेगा, जीवन जीने का अर्थ नहीं समझेगा, इंसान होने का मतलब नहीं समझेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को सार्थक रूप में नहीं जी सकेगा। तो जरूरत हमारी शिक्षा प्रणाली में है, जरूरत है जो लोग शिक्षा का सिलेबस तैयार करते हैं कि उनकी नीयत में भी खोट है और ये जीवन का उद्देश्य कोई समझता है। मार्टिन लूथर ने समझा, अब्राहम लिंकन ने समझा, नेल्सन मंडेला ने समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कन्फ्यूशियस से लाओ से सुकरात ने समझा, मोहम्मद साहब ने समझा, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक जी ने समझा, जीसस ने समझा। जितने भी लोग इस देश में और अन्य देशों में जो पैदा हुए, जो जीवन के मतलब को समझ पाए हैं, आखिर वही जिंदगी जी पाए। तो नो डाउट इसमें कोई दवाई नहीं है कि विपक्ष वाले लोग भी जिम्मेदार हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं बस। सानिया साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि चलिए आपको थोड़ा सा मैं बिहार की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मौजूदा जो हालात है वहाँ पर वो इस वक्त चुनाव के हालात बन रहे हैं। चुनाव वहाँ पर चल रहा है, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और कई चरण अभी बाकी हैं। बदलाव की एक बयार वहाँ पर देखी जा रही है, एक आंधी ऐसी देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार को वहाँ पर उखाड़ फेंकने का पूरा जो प्लानिंग है वो बाकी पार्टियां कर चुकी है, खास तौर पर तेजस्वी यादव, क्योंकि महागठबंधन के साथ में वो इलेक्शन वहां पे लड़ रहे हैं। किन गलतियों की वजह से एनडीए अगर हारती है तो किन गलतियों की वजह से हारेगी, और अगर ये पार्टी जीतती है, अगर बदलाव आता है, तो आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से बदलाव बिहार में आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, बिहार के इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज हो पाएगा। बदलाव तो लोग चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और गवर्नमेंट अब तक सत्ता में रही है, ताकत में रही है। अगर बीजेपी नहीं या कांग्रेस नहीं तो फिर कौन? और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेतृत्व देश में नजर आ रहा है। जैसे भारतीय संविधान हमें एक सूत्र में बांधता है, जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका हमें निर्देशित करती है, वैसा नेतृत्व नजर नहीं आता देश में जो हमें एक सूत्र में बांधता है। ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई विचारधारा, ऐसा कोई त्याग अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। हम उसका अभाव महसूस करते हैं। जो नीतिगत सोचता हो, जाति धर्म से उठकर वर्ग विशेष
ऊंच नीच के भेदभाव से, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर सोचता हो जैसा बाबा साहब ने सोचा था, या उस समय रहे लोगों जो भारतीय संविधान सभा के मेंबर्स थे जिन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया था, एक्सेप्ट किया था, तो वैसे नेतृत्व की जरूरत है देश को, जहां कोई भी बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो व्यक्ति। तो ऐसी कोई भी नीति जिसमें बहुत संख्य लोगों का हित हो सकता हो, क्योंकि सरकारें तो बनेंगी बिगड़ेंगी लेकिन नीति की सरकारें नहीं होंगी तो कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। एक चोर जाएगा, दूसरा चोर आ जाएगा, चोर चोर मोसेरे भाई, ये सारे भारत के लोग जानते हैं। तो जैसा मैं समझता हूँ बदलाव तो चाहते हैं देश के लोग, लेकिन वो नेतृत्व तो आप और हम जैसे लोगों में से निकलेगा। कहीं कहीं हम आपकी और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सही विचार को, जो मानव विकास के लिए है, जो इंसान को मोहब्बत पसंद जो विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों ने विचारधारा जो मानव मूल्य तय किए, उनको स्थापित करने में हमें प्रयास करना चाहिए। सही विचार को जिंदा रखना ही आपकी और हमारी ड्यूटी होती है। चलिए साजिद साहब, हालांकि मैंने सवाल जो है वो बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ पूछा था, उससे रिलेटेड पूछा था, लेकिन आपने जवाब जो दिया है वो पूरे देश के लिए दिया है कि किस तरह की जो सरकार है वो होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है। आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपने अपनी बातों में बाबा साहब का जिक्र किया। बाबा साहब ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है और समझा है, लेकिन आपको मैंने कई बार देखा है कि हथियार उठाने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा सड़कों पर। तो आपकी नीति और बाबा साहब की नीति में थोड़ा सा मुझे कुछ अलग रास्ता नज़र आता है, अलग चीज़ें नज़र आती हैं। इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर युद्ध के समर्थक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बुद्ध को अपनाया, और बुद्ध भी युद्ध के समर्थक नहीं थे, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने समय पर अपने व्यवहार से ये प्रमाणित किया है, अपने विचारों से भी उन्होंने कहा है कि आत्म सुरक्षा के लिए किए गए संघर्ष में यदि किसी की हत्या भी होती हो तो वो आत्मरक्षा के लिए हत्या हुई है, वो आपने जानबूझ के हत्या नहीं की है। तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है, जिसकी वकालत हमारा संविधान भी करता है। और बाबा साहब ने खुद गोलमेज परिषद में जब उनको ऐसा लगने लगा कि भारत में जो अंग्रेजों के गुलाम हैं ब्राह्मण, वो हमें अपने अधिकार नहीं देंगे, और उन्हें ये लगने लगा कि अधिकार नहीं मिलेंगे, तो बाबा साहब ने खुद वहाँ गोलमेज परिषद में अपने पक्ष को रखा। यदि मेरे लोगों को अधिकारों से, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, यदि हमें हमारे राइट्स नहीं मिले जो अब तक नहीं दिए गए हैं, तो मैं भारत में जाकर खूनी क्रांति में जन्म दूंगा। अब जरा समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब चाहते नहीं थे ऐसा हो, लेकिन जब हालात ऐसे बन जाए, कितनी शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और डॉक्टर रिपोर्ट सही नहीं पेश कर रहे हैं, और प्रशासन रिपोर्ट लिख नहीं रहा है, और जुडिशरी अपना जजमेंट न्याय नहीं कर रही है। और जुडिशरी न्याय नहीं कर रही है, इसके प्रमाण है, क्योंकि खुद इस देश के जजों को रोड पर आकर ये कहना पड़ा कि बहुत कुछ अंदर गड़बड़ है और सही नहीं चल रहा है। यानी जुडिशरी जो न्यायपालिका है उनको ये बोलना पड़ा, तो तबकि उसको ये राइट नहीं है कि वो सार्वजनिक करे ऐसी चीज़ों को। लेकिन कितनी आत्मा उनकी जली होगी, कितने अंदर से जले भुले होंगे, कितना अहित अनहोनी घटना उन्होंने देखी होगी, कितने ऐसे जजमेंट उनके सामने हुए होंगे, उन्होंने किए भी हों इस तरह के जजमेंट जो न्यायप्रिय ना हो, जो न्याय संगत ना हो। तो तब जाकर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहनी पड़ी। तो ऐसे देश में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हम अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमारे राइट्स हमको छीने जा रहे हैं। जो थैंक यू आसिफ साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, और मैं
मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया नहीं बोलता हूँ, और मेरी कोशिश मेरी पहले से कुछ तैयारी भी नहीं होती है। आपने मुझे बुलाया और ये इज़्ज़त आपने बख्शी। पता नहीं मैं आपकी सोच के अनुसार कितना खरा उतरा हूँगा, और मुझे ना कुछ खोने का गम है, ना मुझे कुछ पाने की चाहत है, ना सम्मान की चाहत है, ना अपमान का गम है। कोई अपमान कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस देश की आवाम के लिए, इंसानियत और मोहब्बत के लिए, अगर मुझे फांसी पे भी लटकना पड़ा और इंसानों के हक में कायम रख पाया, भारतीय संविधान को मैं जिंदा रख पाया, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। थैंक यू। चलिए साजिद साहब, खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। शायद हमारे देश को इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं। राइट टू स्पीच शायद इसी को कहते हैं, ताकि आप और हम जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल सके। लेकिन कोशिश ये रहे आपकी कि आप रास्ता जरूर चुनें लड़ाई का, और लड़ाई का रास्ता चुनें आप जो है सच्चाई का रास्ता चुनें। आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा जिस तरह से आगे आते रहें वैसे आते रहें, लेकिन कोशिश करें कि हिंसा और लड़ाई की ज़रूरत ना पड़े। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जो है सवालात करते रहेंगे और अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को, अपने जो है हमदर्दों को इस तरह की प्रोग्राम लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम दोस्तों का देखने के लिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप हमें इनकरेज कर सकते हैं, हमारा बढ़ावा दे सकते हैं लाइक कमेंट शेयर करके, ताकि हम और भी लोगों की बात आप तक पहुंचा सकें।